नमस्कार दोस्तों। और एक बार फिर से आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे यूएस मार्केट की, जहां पे काफी उथल-पुथल हो रही है। लगातार मार्केट वहां का कमजोर हुआ है और डाउ जोन्स ईयर टू डेट अगर आप देखें या अप्रैल महीने में केवल देखें डाउ जोन्स को, तो करीब 9% नीचे गिरा, जो कि 1932 के बाद अप्रैल महीने में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और अगर आप पूरे 2025 में देखें तो आपका नैस्डैक करीब 15% और एस&पी 12% कमजोर हुआ है। टैरिफ वॉर जब से शुरू हुआ उसके बाद से लगातार इस तरीके की उठापटक अमेरिकी बाजारों में देखी गई। इस वक्त क्या ताजा स्थिति है, टैरिफ वॉर का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस पर हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ अनुराग सिंह जुड़ गए हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है। और बड़े दिन से लोग इंतजार कर रहे थे कि अनुराग जी आए, नहीं बताएं आके कि आप क्या कर रहे हैं ट्रम्प साहब। तो एक साथ कई फ्रंट उन्होंने खोल रखे हैं। तो बिल्कुल हमारा बेसिक सवाल हमारे दर्शकों का है, ये समझाइए कि टैरिफ वॉर में इस समय एकदम लेटेस्ट क्या है और क्या हो रहा है? तो नीरज जी, ऐसा हुआ है कि जैसा आपने कहा 4 साल का मैंडेट है उनका, और उन्होंने टू डू लिस्ट में तो बहुत लंबी लिस्ट बना रखी थी। आई थिंक उन्होंने वाकई में बहुत सारे फ्रंट एक साथ खोल दिए हैं, और उसमें जो फ्रंट पे काम हो रहा है और जहाँ सुधार होगा भी, वो है आपके डोमेस्टिक इश्यूज, जो कि कल्चर वॉर्स हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज के साथ हो, इमिग्रेशन का इशू हो, एंड ओवरऑल एक अमेरिकन प्राइड का रिवाइवल। अमेरिकन प्राइड इन सेंस दैट व्हेन दे से अमेरिकन प्राइड, उसका छोटे में मीनिंग ये है कि रिपब्लिकन पार्टी अमेरिकन प्राइड को कहती है गॉड, फैमिली एंड पर्सनल फ्रीडम एंड कैपिटलिज्म। वेरेज जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो कि पावर में नहीं आई, उनका फोकस जो होता है वो इंडिविजुअलिज्म पे और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस विच इज बिगर गवर्नमेंट एंड सोशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, उस पर ज्यादा रहता है, एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, राइट। तो ये मोटा मोटा उनका पॉलिटिकल डोमेस्टिक प्ले है। उस पर तो काम चल रहा है। उन्होंने काफी सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए हैं, कुछ कोर्ट्स में चैलेंज हो रहे हैं, वो होंगे, बट अल्टीमेटली डायरेक्शन विल बी सेट। इमिग्रेशन, तकरीबन इलीगल इमिग्रेशन यूएस में अब जीरो हो चुका है। अब सवाल सिर्फ यही है कि जो डोमेस्टिक है उनको बाहर कैसे भेजें, उस पर काम कर रहे हैं वो। टैरिफ फ्रंट पर जो उन्होंने हमला बोल दिया है वो ये है, देखिए, उनका वीडियोस दर्शकों ने भी देखे होंगे। 40-50 साल से वो एक ही बात को कह रहे हैं। और देखिए, हम सब जो हमारा बैकग्राउंड होता है ना, हम उसके उसी से हमारी पर्सनैलिटी और हमारा ओपिनियन और हमारा आउटलुक बनता है। तो उनका जो ब्रॉटअप हुआ वो 70s 80s 90s के न्यूयॉर्क मार्केट में हुआ, जिसमें वो रियल एस्टेट का बिजनेस करते थे। और आज वो कम है, लेकिन उस जमाने में करप्शन भी था, और गवर्नमेंट परमिट्स एंड गवर्नमेंट परमिशन, ये सारी तमाम चीजें थी। एट द सेम टाइम जापानीज मार्केट जब खोला गया तो जापान ने यूएस में काफी एक्सपोर्ट्स किए, जिससे यूएस की ऑटो कंपनीज को बहुत नुकसान हुआ। तो अल्टीमेटली उनका जो एट द कोर मानना था वो ये है कि हमने अपना मार्केट तो बाहर की कंपनीज को ओपन कर दिया, जिससे चाइनीज कंपनीज ने अपने कमोडिटी, अपने गुड्स को लेकर के हमारे मार्केट को सर्व किया, और जापानीज कंपनीज ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटो में सर्व किया, और यूरोप ने अपने फार्मास्यूटिकल से सर्व किया हमें। लेकिन यूएस को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, क्योंकि बाकी कंट्रीज में उनका मानना है कि टैरिफ से। तो अब ये कोर बिलीफ रख के यूएस का ट्रेड डेफिसिट अभी अबाउट 1.2 ट्रिलियन है। मतलब क्या है कि वो 3.3 ट्रिलियन का सामान इंपोर्ट करते हैं और 1.2 ट्रिलियन का सामान एक्सपोर्ट करते हैं। तो सो अबाउट 1.2 ट्रिलियन का डेफिसिट बनता है। दो सवा दो का एक्सपोर्ट करते हैं, राइट। अब उनका ये मानना है कि ये जो डेफिसिट है, इसका मतलब ये फॉरेन कंट्रीज हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये एक नजरिया हो गया। इसका काउंटर पॉइंट ये है, जब एक इकोनॉमी ग्रो करती है, देखिए कुछ हद तक बात इसमें सच्चाई है, लेकिन पूरी सच्चाई ये नहीं है। तो इसका काउंटर पॉइंट ये है कि जब एक इकोनॉमी ग्रो करती है तो उसका नेचर ऑफ जॉब्स उस इकोनॉमी में चेंज होता है। ये
कोई उससे बहुत अलग नहीं है। जैसे अगर हम देखें कि पंजाब के फार्मर्स खेती करते हैं, लेकिन उसमें जो लेबर है वो बिहार से आती है, करेक्ट। अब क्योंकि बिहार की इकोनॉमी के लिए वो उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन सिर्फ लेबर है। पंजाब के फार्मर्स के पास में लैंड है और रिसोर्सेज हैं, दे कैन पे, तो वो खुद लेबर करने की बजाय, या पंजाब में वो लेबर नहीं मिलेगी तो वो बिहार से आती है, और ये बिहार की लेबर तमाम इंडिया में जा रही है, राइट। कुछ ऐसा ही यूएस में लेबर इंपोर्ट हुई थ्रू मेक्सिको ओवर द इयर्स, पास्ट 20-30 इयर्स। लैटिन अमेरिका कंट्रीज, पूरे लैटिन अमेरिका के थ्रू वो इलीगल इमिग्रेशन हुआ, और उसको कुछ हद तक उस पर आंखें बंद भी की गई एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, क्योंकि लेबर चाहिए था यूएस में। लेकिन यूएस की जो जनता है वो मार्केट में इवॉल्व करती गई। अब उसका दूसरा एक इवॉल्व सेटअप ये होता है कि हम अपने ऑर्गेनाइज जॉब्स को ही एक्सपोर्ट कर दें, कि हमें ये मैन्युफैक्चरिंग कुल मिला के यूएस में करने की जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जांपल गारमेंट्स मेकिंग या फर्नीचर या टॉयज या होम गुड्स, ये वायबल नहीं है यूएस में बनाना। तो इनका नेचुरली इनका फैक्ट्री सेटअप चाइना में चला गया, और चाइना प्रेडोमिनेटली, बट अदरवाइज और अदर कंट्रीज में भी गया, विच वाज नथिंग बट आपने ना सिर्फ लेबर एक्चुअली अपनी लेबर जॉब्स एक्सपोर्ट कर दी, और आपने एक फैक्ट्री सेटअप भी एक्सपोर्ट कर दिया। लेकिन एट द सेम टाइम यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी 4% ही है, मतलब तकरीबन फुल एम्प्लॉयमेंट पर है। तो आप अगर यहाँ पर आकर के लेबर ढूंढेंगे तो इतना आसान नहीं है लेबर ढूंढना, राइट। तो ये उनका कोर प्रेमिस है कि ये यूएस लेबर को नुकसान हुआ है, और पार्टली ट्रू इसलिए है कि यूएस में लेबर में जो मिडिल क्लास वेल पेइंग जॉब्स थे मैन्युफैक्चरिंग में, वो चले गए। तो अब या तो हाई एंड जॉब्स बचे हैं जिसमें कॉलेज एजुकेशन चाहिए, नहीं तो एक्सट्रीम लो एंड बचे हैं विच आर वेरी रूडिमेंट्री जॉब्स, राइट। सर्विस इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट्स, अब बार्बर, ये चीजें तो आप आउटसोर्स नहीं कर सकते। तो कुल मिला के ये डिस्टॉर्शन है। अब चैलेंज यहां पर ये है कि इकोनॉमिक्स चेंज हो चुकी है, उन्होंने उस इकोनॉमिक्स को टोटली समझा नहीं। मतलब ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप ट्रेड सेटअप को तो डिस्टर्ब कर दें, लेकिन करेंसी और कैपिटल मार्केट फ्लो में कोई फर्क ना आए। तो मतलब क्या है कि ही थॉट, देखिए, जब यूएस ने वर्ल्ड का वो सबसे बड़ा परचेजर है गुड्स एंड सर्विसेज का, अबाउट 1.2 ट्रिलियन का डेफिसिट है, बट एट द सेम टाइम जो यूएस एक्सपोर्ट करता है वो बड़ा हाई एंड एक्सपोर्ट्स हैं, बोइंग के प्लेन्स हैं, या तमाम टेक्नोलॉजीज हो गई, या आपके ब्रांड्स हो गए, उनकी मैकडोनल्ड्स के ब्रांड, जो आपको ब्रांड वैल्यू को जो रॉयल्टीज मिलती हैं, या फिर फेसबुक एंड अमेजॉन एंड दीज कंपनीज, इनके जो अर्निंग्स आती हैं सब, दिस इज यूएस एक्सपोर्ट्स टू द वर्ल्ड, राइट। नीरज जी, आवाज में कोई वो तो नहीं आ रहा? मुझे लग रहा है नहीं, परफेक्ट, एकदम पर मुझे अपना एको खुद सुनाई। ओके, मे बी देयर इज अ लैग। तो इन अ सेंस आपने so this is this he failed to account because of this, because US is the biggest buyer, and जो डेफिसिट है उसको आपको फाइनेंस करना है, तो जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं जिनके पास सरप्लस डॉलर है, वो यूएस के ही बॉन्ड्स खरीद लेते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली वो फाइनेंस होना है डेफिसिट आपका, एक्सटर्नल ट्रेड, राइट। या तो डोमेस्टिकली फाइनेंस कीजिए या बोरोइंग कीजिए। उसकी वजह से डॉलर रिजर्व करेंसी भी बना, because of all this, dollar being very dependable, reliable currency, it is a reserve currency. So safety trade में everybody buys US bonds. अब ये वो अंडर एस्टिमेट कर गए। तो इस समय क्या हो रहा है, वो इस चीज में फंस गए। He thought he can raise tariffs which will make the dollar strong. डॉलर स्ट्रांग होगा तो यूएस कंपनीज को ऐसे ही टैरिफ पार्टली वहां से डिस्काउंट हो जाएगा, पार्टली वो सप्लायर्स को सप्रेस कर देंगे, 4-5% यहाँ पे प्राइस हाइक हो जाएगा, बट
कंपनीज को ही विल फोर्स टू लोकेट इन यूएस, बट आई थिंक इस गेम में क्लैरिटी नहीं थी और ये अंडरस्टैंडिंग नहीं थी दैट मार्केट कैन रिएक्ट वेरी डिफरेंटली देन यू आर थिंकिंग। तो कुल मिला के हम वहां पर हैं जब मार्केट ने उनको सिग्नल ये इस समय दे रहा है कि आप जो सोच रहे हैं वो प्लान कारगर नहीं है, आपको बेहतर सोचना चाहिए था। पहली बात तो एक ब्लैंकेट हर प्रोडक्ट पे टैरिफ लगा देना, इसका कोई एंड गोल समझ नहीं आता। यू शुड हैव थॉट वी कैन अंडरस्टैंड कि आप कहें कि मैं सेमीकंडक्टर्स, बायोटेक एंड फार्मा, शिप बिल्डिंग, ऑटो, इनको मैं यूएस लाना चाहता हूं, लेकिन ये क्या मतलब है कि हम गारमेंट्स, फर्नीचर, होम गुड्स, टॉयज, एवरीथिंग इन सब पे लगा दें जो कि यूएस में कभी नहीं बन सकते, जो कि वायबल नहीं है। सो नाउ द मार्केट इज वेरी स्ट्रांगली गिविंग देम। देखिए यूएस इकोनॉमी इस एक ओपन कैपिटलिज्म की इकोनॉमी है। नीरज जी, मैंने जो यहाँ पे आके फर्क देखा वो ये है कि इससे कोई मतलब नहीं है कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूं। देखिए हम इंडिया में जो बड़े होते हैं हर चीज में ये होता है ना, देखिए तो कंपटीशन हमें बर्बाद करेगा, हमारी इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन चाहिए। तकरीबन हर इंडस्ट्री इंडिया की प्रोटेक्टेड है इंपोर्ट टैरिफ से, राइट? फिएट एम्बेसडर डेज से लेकर के इवन आज भी हमारे ऑटो कंपनीज कहती है कि प्रोटेक्शन चाहिए, तो नहीं बना पाएंगे। उनके पास रीजंस भी जायज है, बिकॉज उनको जो लैंड लेबर प्रॉब्लम्स होती हैं वो फॉरेन कंपनीज को नहीं होती है, तो वो क्विकली उनको डेसिमेट कर देगी। ये फ्री मार्केट है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज दुनिया में कहीं भी सस्ती बन सकती है तो वहीं पे बनेगी, यूएस में बनाने की जरूरत नहीं है। उसको कंज्यूमर का एंड प्राइस सस्ता होना चाहिए। तो आप यूएस में तमाम मेहनत करके कोई चीज अगर $10 में बेच रहे हैं, लेकिन अगर वो चाइना इंपोर्ट करके कोई $7 में ले सकता है, तो वो 7 में यहाँ पर आएगी और वो 10 में यहाँ पर नहीं बनेगी। इट विल बी अनवायबल। तो अनुराग, हाँ, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये होता है कि इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले, क्योंकि यूएस में हम लोग एक जनरल परसेप्शन है कि वहां पे चाहे मार्केट पार्टिसिपेंट हो, इकोनॉमिस्ट हो, पॉलिटिशियंस हो, वो इतनी बात तो समझते थे। तो इतनी बड़ी मिस कैलकुलेशन उन्होंने कैसे की, नंबर 1। नंबर 2, क्या अब ये रियलाइज हो रहा है कि यार ये बहुत बड़ी गलती हो गई, बूमरैंग कर गया तो पूरा, तो अब वहां पे ऐसी थिंकिंग है कि कुछ विड्रॉ कर जाएं या गो स्लो कर जाएं या इसको बिल्कुल इग्नोर कर दें? राइट। तो वो जो अप्रैल 2 के बाद अराउंड अप्रैल 9 को जो टर्न अराउंड हुआ वो क्या था, जब बॉन्ड यील्ड्स 4.45% टच कर गई तब, और वॉल स्ट्रीट जर्नल तो ये कह रहा है कि देखिए आपके सलाहकार भी कैसे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। एक ट्रम्प का मानना है वो टोटली वो बिजनेसमैन अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इकोनॉमी की पूरी साइकिल समझते हो ये तो जरूरी नहीं है। मैं भी मानता हूं, अब तो ऑब्वियस है कि नहीं समझते थे। एक ट्रेंड जो 40 साल से चल रहा है या 50 साल से चल रहा है, विच इज रेगन के जमाने से, कि यूएस कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहा है। जो चीज जहां पे एफिशिएंट बनेगी वहां पे बनेगी। यूएस हायर गुड्स, हायर टेक्नोलॉजी पे फोकस करेगा। अब आप उस 40-50 साल के ट्रेंड को एक साल में रिवर्स नहीं कर सकते। यू कैनॉट, आप कल नाइकी को नहीं कह सकते कि नहीं आप अब चाइना में नहीं बनेंगे, अब आप शूज यहां पे बनाइए। इट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट। वो डिले कर देंगे, वो पोर्ट्स में जाके हॉल्ट, वो किसी तरह टाइम काट देंगे, बट क्योंकि उनको पता है कि नया प्रेसिडेंट आते ही इसको रिवर्स कर देगा। सेकंड इज द पावर ऑफ द मार्केट। देखिए ये हमें इंडिया में भी दिखता है और ये यहां भी है। अल्टीमेटली जितनी ओपन इकोनॉमी करेंगे आप, पावर आपके हाथ से जाएगी, गवर्नमेंट के हाथ से, एंड मार्केट्स विल कंट्रोल एवरीथिंग, राइट? अब मार्केट्स में यहाँ पे अबाउट लेबर फोर्स 150 मिलियन है, करीब 15-16 करोड़, हाँ, लेबर फोर्स जो लोग एम्प्लॉयड हैं। उनमें से आधे करीब 401 के अकाउंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। वो पीएफ जैसा है, बट पीएफ जैसा नहीं क्योंकि वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन वो पैसा तकरीबन फ्रीली मार्केट्स में जाता है। लोगों का 50-60% मार्केट में ही लगा रहता है वो, और मोस्टली इंडेक्स्ड होता है। थोड़ा उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, इंडिया वाले उसको स्ट्रेच कर देते हैं कि ये आपका एसआईपी भी 401 के, उसमें गलती है, बिकॉज 401 केज आर ऑल मैप टू S&P 500 लार्जर इंडेक्स, लेकिन इंडिया में वो फिर मिड स्मॉल आ जाता है। एनीवेज, तो
तो कहानी है कि मार्केट ने सिग्नल दिया है कि अगर ये इकोनॉमी में आपके रिसेशन आए, जॉब्स गए, लोगों के कॉर्पस डाउन हुए, अल्टीमेटली यू विल बी काउंटेड एज अ फेल्ड प्रेसिडेंट। और ये 2 साल का यहाँ पे हर 2 साल में इलेक्शन होता है पूरा, उसको मिड टर्म कहते हैं, लेकिन पूरी कांग्रेस जैसे हमारी लोकसभा है वो 5 साल में एक बार इलेक्ट होती है, यहाँ हर 2-2 साल में इलेक्ट होता है। करेक्ट। और तो अगर अनुराग उनकी क्या पावर गई, हाँ, अगर उनकी दैट इज लोकसभा वो पावर गई तो फिर पॉलिटिकली, हाँ नहीं उसको हाँ मैं आऊंगा पॉइंट। मैं मेरा क्वेश्चन ये कि क्या फिर ये मान लिया जाए वन लाइनर कि ये यूएस करने जो भी काम किया टैरिफ वाला, ये अपने ट्रैप में खुद फंस गए, वेल थॉट थ्रू नहीं था, वन लाइनर मतलब ट्रैप में फंस गया। फंस गए, बिल्कुल टोटली फंस गए, बिल्कुल फंस तो गए। अब मैं इसमें डेविल्स एडवोकेट वाला क्वेश्चन रखता हूँ। हम्म जितना मैं समझता हूँ यूएस को यहाँ से बैठ के, या मैंने जितना भी हिस्टोरिकली इसको पढ़ा है यूएस की इकोनॉमिक हिस्ट्री और पॉलिटिकल हिस्ट्री को, यूएस की 2 ताकतें हैं। एक ताकत है उनकी हाई एंड टेक्नोलॉजी हम्म और दूसरी ताकत है डॉलर। हम्म कोई भी देश बिना करेंसी के पावर के बहुत बड़ा पावरफुल देश नहीं बन सकता। जापान के पास भी बहुत टेक्नोलॉजी है, जर्मनी के पास भी बहुत टेक्नोलॉजीज है, या रशिया के पास बहुत रिसोर्सेज हैं, ब्राजील के पास बहुत कमोडिटीज हैं, लेकिन करेंसी की पावर दुनिया की सबसे बड़ी पावर मानता हूं मैं, क्योंकि उसको आपने एक तरीके से वर्ल्ड करेंसी बनाया और स्टेबल करेंसी बनाया। लेकिन जब से ये शुरू हुआ कि डी डॉलराइजेशन होगा, डॉलर को वीक करो, डॉलर को वीक मतलब इस सेंस में कर दो कि डॉलर वर्ल्ड करेंसी न रह जाए, असली वजह ये है टैरिफ वॉर की, क्योंकि वो लड़ाई लड़ी जा रही टैरिफ फ्रंट पे या किसी किसी फ्रंट पे, हुआवेई पे बैन लगा के, लेकिन दरअसल वो लड़ाई उस तरफ जा रही है जहां पे डॉलर के थ्रू जो यूएस की हेजेमनी है उसको चैलेंज हो रहा है। कौन चैलेंज कर रहा है? वर्ल्ड वाइड चाइना चैलेंज कर रहा है, फ्रंट से अच्छा, आगे चैलेंज कर रहा है वो। हाँ, तो चैलेंज तो होता रहेगा, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारा आउट, देखिए वर्ल्ड तो कोई यूनाइटेड नहीं है इसमें, लेकिन यूएस का आउटलुक क्या था? विद टैरिफ ही थॉट दैट डॉलर एक्चुअली स्ट्रेंथन होना चाहिए था, क्योंकि आपका अगर करंट करंट अकाउंट डेफिसिट आपका 1.2 ट्रिलियन से अगर बैलेंस हो जाता है, तो फिर आपको बॉन्ड्स बेचने की जरूरत नहीं है, और फिर आपका फिजिकल डेफिसिट भी हाई होने की जरूरत नहीं है, और इसका मतलब है कि आपकी करेंसी फिर स्ट्रांग होगी, राइट? वो हो नहीं रहा है, उल्टा हो रहा है। ये शॉर्ट टर्म है, लेकिन लोगों की पोजीशंस बनी हुई थी एज फंड्स की, जो डिफॉल्ट पोजीशंस में बना लेते हैं मोमेंटम खेलते हुए, अब वो रिवर्स होता है तो अनवाइंड होता है। आपने जापानीज येन को देखा कि 160 से 140 पर आ गया, ये वही है जो पिछले पिछले जून जुलाई में हुआ था, जापानीज अनवाइंड कैरी ट्रेड, राइट? तो वो पोजीशंस अनवाइंड होती है तो शॉर्ट टर्म है, मुझे लगता है ये जायज नहीं है, ये रिवर्स होगा। इन द इवेंचुअली डॉलर विल बिकम स्ट्रॉन्गर, एट द एंड ऑफ इट डॉलर शुड बिकम स्ट्रॉन्गर। बट आपके टैरिफ वार का सवाल ये, नीरज जी देखिए, हम रिलेटिव वर्ल्ड में रहते हैं, ऑल्टरनेटिव क्या है? ओके, बिफोर ऑल्टरनेटिव, एक भूल जरूर हुई है यूएस से, वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान हुई। वो ये थी जब उन्होंने रशिया के 300 बिलियन के रिजर्व्स को फ्रीज कर दिया। नाउ दैट मिस्टेक, वो उसका प्राइस आज तक यूएस को लेना पड़ रहा है इन टर्म्स ऑफ करेंसी, बिकॉज नाउ एवरीबडी इज थिंकिंग कि यार कल ये हमारे साथ भी कर देंगे, इनको हम हमारी फेस पसंद नहीं आया तो ये तो हमारे साथ, लॉजिक तो आप बना देंगे कि ये डेमोक्रेसी पे असॉल्ट है, ये है, किस कंट्री के अगेंस्ट नहीं बना सकते ये चीजें। तो सेंट्रल बैंक्स स्पेशली इन दीज कंट्रीज जो आपने नाम लिया, ब्राजील, ये सब इमर्जिंग मार्केट्स इंक्लूडिंग रशिया, इन्होंने गोल्ड बाइंग शुरू कर दी। आज 20% ऑफ द गोल्ड बाइंग, 20% ऑफ द ग्लोबल जो गोल्ड मैन्युफैक्चर होता है उसका 20% सेंट्रल बैंक ही रख लेते हैं, जो कुछ साल तक ऑलमोस्ट जीरो था। उससे गोल्ड में स्पाइक आ रहा है, राइट? वो आप देख ही रहे हैं। लेकिन तो ये तो मिस्टेक है, नो डाउट, बिकॉज एक रिजर्व करेंसी पे आपको डिपेंडेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी भी चाहिए होती है। जैसे इंडिया का पैसा अगर पार्क करना होता है बाहर, तो वो स्विट्जरलैंड में क्यों जाता है? बिकॉज वहां की करेंसी डिप्रिशिएट नहीं करती, वो तकरीबन डॉलर के साथ 1 to 1 चलती है, एंड इट्स वेरी रिलायबल एंड दे आर वेरी डिपेंडेबल। वो आपके सीक्रेट्स रिवील नहीं करेंगे, वो आपकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट रखेंगे। तो अगर डिपेंडेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी अगर आ गई किसी करेंसी में, तो वो करेंसी स्ट्रांग रहेगी। डॉलर की डिपेंडेबिलिटी चली गई, उसने जो फ्रीज किया रशिया के एसेट्स, तो उसका नतीजा हम देख रहे हैं।
इधर अगर वो ऐसे टैरिफ वॉर करेगा, इवेंचुअली डॉलर विल बिकम स्ट्रॉन्गर इसमें, बिकॉज अल्टीमेटली लोगों को फायदा दिखेगा ना, करेंसी जिसकी यील्ड हायर होगी लोग वहीं पे जाएंगे। तो अदरवाइज मुझे इसका ऑल्टरनेटिव नहीं दिखता, क्योंकि अदरवाइज आप कहाँ जाएंगे? यूरोपियन यूनियन में जाएंगे। 12 साल पहले चले जाइए, यूरोपियन यूनियन यूरो वाज अबाउट 1.45 डॉलर का एक यूरो बनता था। आज 1.1 यूरो का एक डॉलर बनता है। बीच में ये ऑलमोस्ट नेक टू नेक आ गया था, अभी 1-1.5 महीना डॉलर अप्रिशिएट करने से पहले। यूरोप रिलायबल है नहीं, चाइना में कोई करेगा नहीं। हम ये मान सकते हैं कि रीजनल ट्रेड ग्रुप्स बन जाएंगे, बट देन यू स्टिल नीड अ करेंसी टू पेग टू, क्योंकि बाकी कंट्रीज में कोई इतना स्टेबल मैस नहीं है कि आप उस पर पेग कर सकें करेंसीज। छोटे मोटे आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन सब्सटीट्यूट नहीं है उसका। और वो इतना आसानी से, मतलब जो चीज 40-50 साल से बनी है डिपेंडेबल, वो इतना आसानी से जाएगी नहीं। तो ये आई मीन ये आपका वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें मेरा एक पॉइंट ये था, क्वेश्चन नहीं है, सही ऑब्जर्वेशन है मेरा ये, कि देखिए दुनिया में $1 कहीं भी ट्रांजैक्ट हुआ, मूव हुआ, तो उसका इम्पैक्ट यूएस पे आएगा। क्योंकि मैंने कोई सर्विसेज आपको दी, कोई गुड्स आपको दिया, जो कुछ बेचा, और आपसे मुझे डॉलर मिला, वो डॉलर घुमा के मैं फिर आपको दूंगा, बॉन्ड आपकी खरीद लूंगा, सिक्योरिटी में डालूंगा। तो बाय डिफॉल्ट आप फंसे हुए हैं, और जब भी आप मेरे को आंख दिखाएंगे कि नहीं हम टैरिफ लगाएंगे, तो हम आपके बॉन्ड बेचना शुरू कर देंगे। तो दरअसल ये जो मतलब 50-60 साल पहले जो डॉलर की पावर स्टैब्लिश की गई थी बाय डिजाइन यूएस की, दरअसल वही अब उनके लिए प्रॉब्लम भी बन रही है। तो उससे निपटने के लिए जो ट्रम्प साहब ने एक बहुत ही लॉन्ग टर्म का प्लान रखा है, जिसका एग्जीक्यूशन वो 1 साल में करना चाहते हैं, दरअसल वो वही गलत है वहां पे, कि लेकिन इनको ये प्रॉब्लम से डील करना पड़ेगा, क्योंकि आपका डेफिसिट ऐसे कम नहीं हो सकता। अगर पूरी दुनिया में डॉलर ही चलेगा, तो एवरी प्रिंटेड डॉलर, वेदर इट इज इन ब्राजील एंड चाइना एंड जापान, एनीवेयर एल्स, इट विल इंपैक्ट यूएस। ठीक है, वो जेन्युइन प्रॉब्लम है। इसमें तो ट्रम्प साहब भी फंस गए, या बाइडेन साहब भी फंस गए, क्या करेंगे आप? हाँ, एक्सेप्ट कि मुझे नहीं लगता कि उनका विजन ये था कि मैं डॉलर को स्ट्रॉन्ग या वीकन करूं। मुझे लगता है ट्रम्प का विजन सिर्फ ये था कि मैं एक तो वो पुराने बदले जो हैं, यूएस से अनफेयरनेस हुई है, अब उसमें एंड गेम समझ नहीं आया कि आपको रियली लगता था कि कंपनीज रीलोकेट करेंगी और किस हद तक करेंगी। फिर वो फिर क्लैरिटी होनी चाहिए थी, नहीं तो फिर आप अपनी कंपनीज के साथ धोखा कर रहे हैं कि एक नाइकी जैसी कंपनी जो इतने साल से डिपेंडेबल होके वो तमाम गवर्नमेंट्स आई हैं उसके बीच में, राइट, अब वो बना रही है, अब आप उनको सडनली बोलिए कि अब आप उठाइए वहां से और कहीं और शिफ्ट, देन यू आर बिट्रेइंग योर ओन कंपनीज, राइट। तो आई थिंक ही थॉट दैट ये करने से कुछ जॉब्स यूएस में आ जाएंगे और वहां पर मेरी वाह वाह हो जाएगी कि भाई मैंने जॉब्स यूएस में बुलाए, और एट द, हालांकि आई डोंट नो उसकी लेबर कहाँ से आएगी, तो आई डोंट नो वेदर ही थॉट थ्रू द एंटायर थिंग, राइट। फिर ऐसा ब्लैंकेट करने की जरूरत नहीं थी। सेकंड, ही थॉट मे बी इस डिसरप्शन से इकोनॉमी में एक पैनिक आएगा, जिससे फेडरल रिजर्व रेट काट देगा। अल्टीमेटली रेट काटेगा, उनका इंटरेस्ट पेमेंट कम हो जाएगा, गवर्नमेंट के डेफिसिट में रिलीफ आ जाएगा, बजट बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि अदरवाइज डेफिसिट कम करने के लिए टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करने के, जो अभी वो ले नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है उतना ही शॉर्ट टर्म था उनका व्यू, लेकिन ये रिपरकशंस उन्होंने नहीं सोचे कि जो प्रेशर लगातार वो बना रहे हैं जेरोम पावेल के ऊपर, फेड चेयर के ऊपर, वो पता नहीं क्या क्या बातें बोल रहे हैं ट्विटर पे, बोलना भी अच्छा नहीं लगता। करेक्ट। ये जो लड़ाई शुरू की उन्होंने, रेट कट करो या मैं आपको सैक कर दूंगा, जो कि वो कर नहीं पाएंगे, लीगली बहुत प्रॉब्लम है उसमें। मतलब ट्रम्प फिर क्या करेंगे? अगर तो पावेल साहब तो नहीं काट रहे हैं रेट, मान लीजिए। तो देखिए, अब आपने 9 अप्रैल को ट्रम्प साहब ने वो जो यू टर्न लिया, जब स्कॉट बेसन ने उनको समझाया कि देखिए ये दिस इज नॉट नाउ यू आर गोइंग टू द लिस्ट अस वे। लिस्ट अस का जो जैसे गवर्नमेंट गिरी थी ना, वो 1 महीने में उनको समझ नहीं आया था, क्योंकि एक समझदार फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट नहीं किया उन्होंने। और मुझे उनका बड़ा फेमस स्टेटमेंट याद है कि she had a lady as external affairs, lady as home affairs, one black guy as finance minister, and she is the lady. तो वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट में एक मीटिंग कर रही थी, कोर कैबिनेट कमेटी में ये 4 ही लोग होते हैं, एंड शी सेड फॉर द फर्स्ट टाइम देयर इज नो व्हाइट मैन इन द कोर कैबिनेट कमेटी इन यूके। वेल, वो 1 महीने में समझ में आ गया
तो ये जो राइट। एक्सेसिव डाइवर्सिटी लोग करते हैं ना, इट शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ कैपेबिलिटी। तो वहां नासमझी से काम नहीं होगा। तो स्पेशली स्कॉट बेसेंट पर लोगों को, मार्केट्स को भरोसा है। ही वुड हैव टोल्ड कि देखिए दिस विल ईट यू अप, बिकॉज ये उल्टा चल रहा है जो आप सोच रहे हैं। इससे फेडरल रिजर्व भी रेट नहीं काटेगा, आपके यहाँ इन्फ्लेशन भी आ जाएगा, आपके यहाँ प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे, स्टैग्नेशन में फंस जाएंगे आप। नाउ आई थिंक ही नोज इट। अब उनको ऑफ रैंप चाहिए, जो वो कह रहे हैं कि इधर डील हो रहा है, हर कंट्री मेरे को कह रहा है डील करो, मैं कर रहा हूँ, डील कर रहा हूँ, बट दे हैव टू डू इट वेरी फास्ट, क्योंकि इकोनॉमी में सारे डिसीजंस अभी स्टैंड स्टिल पर हैं। कोई कंपनी इस समय डिसीजन नहीं ले रही, और क्यों ले? अब मुझे पता ही नहीं है क्या होगा। मैं ये भी क्यों डिसीजन लूं कि मैं चाइना से चलो फैक्ट्री मेक्सिको में डाल लेता हूं या यूएस में। मुझे पता ही नहीं है कहाँ पे क्या आप 2-2 महीने में तो रेट बदल रहे हैं टैरिफ के, या 2-2 दिन में। until you have a clear mind कि अब मैं इसको टच नहीं करूंगा, वो रिलायबिलिटी में कंपनीज विल नॉट डू एनीथिंग, उससे जॉब लॉस ही होगा। तो अल्टीमेटली इवन द मोस्ट पावरफुल गाय इन द वर्ल्ड हैज सम पावर्स, बट ही डजंट हैव पावर ओवर मार्केट्स। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इन एनी ओपन इकोनॉमी। तो I think he'll find a off ramp, but he'll have to I mean he'll have to, but बड़ा quickly करना पड़ेगा उनको, क्योंकि every day the patience market is losing and the dependence of US is going to. सो अनुराग, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता। कंसीडरिंग दिस मार्केट सेटअप, जहां पे मार्केट में अच्छा खासा डैमेज हो चुका है, गोल्ड एकदम अपने पजामे से बाहर हो गया, उसको तो रोक ही नहीं पा रहा है। बॉन्ड यील्ड 4.3 से 4.5 के बीच में हॉवर कर रही है। क्रूड ऑयल बिल्कुल गिर चुका है। एक अजीब सा मार्केट सेटअप बन गया है। तो आपको लगता है कि यू टर्न होगा टैरिफ वॉर में? हाँ, बहुत जल्दी, एकदम बिल्कुल। इस समय गवर्नमेंट बैकफुट पर है एंड दे आर लुकिंग फॉर ऑफ रैंप, बिकॉज ये एक बार इकोनॉमी उनके हाथ से बाहर निकली। अच्छा, पॉवल साहब का जो आप कह रहे थे, वो लास्ट स्टेप इसलिए था नीरज, क्योंकि नाउ दे गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, राइट, कि मार्केट अब मेरे हिसाब से काम नहीं कर रहा, मार्केट आपके हिसाब से काम नहीं करेगा। मार्केट विल गिव यू सिग्नल्स और वो आप यू हैव नो कंट्रोल। उसको तो आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करके नहीं कर सकते हैं कि ये रेट इतना रहेगा और ये प्राइस इतना रहेगा और बॉन्ड यील्ड इतनी रहेगी। यू कैन नॉट डू इट। तो दैट इज व्हाई इन एन ओपन, that's why open economies are the best, because even the government has to listen to the collective wisdom of the market. तो जल्दी उनको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, and that's where he got frustrated and he said okay, अब मैंने ये सब किया क्यों था कि रेट कट्स हो जाएगा, and रेट कट नहीं होंगे, बिकॉज इकोनॉमी में अभी ऐसा कोई सिग्नल नहीं आ रहा है कि रेट कट होने चाहिए। वो एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड आपने किया है, खुद आपने, जिसको कहते हैं आबेल मुझे मार, एक प्रॉब्लम खड़ी की, एंड देन नाउ यू एक्सपेक्ट फेडरल रिजर्व टू ऑब्लाइज बाय कटिंग रेट्स, जबकि जॉब मार्केट फुल एम्प्लॉयमेंट पर है, इन्फ्लेशन एक साल से 2.7 2.8 से नीचे बच नहीं कर रहा है, तो इट इज स्टिकी। तो वो बड़ा लास्ट माइल बड़ा डिफिकल्ट है, और उधर एम्प्लॉयमेंट मार्केट फुल है। ऐसे में फेडरल रिजर्व क्या डिसीजन लेगा, जबकि आपके डिसीजंस का ही पता नहीं है कि आज कुछ है और 10 दिन बाद कुछ है। सो एवरीबडी नीड्स क्लैरिटी, एंड दैट वाज अ साइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। आई डोंट नो, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने लिखा, कभी किसी प्रेसिडेंट को ऐसा नहीं लिखना चाहिए। एट द सेम टाइम ये एक और चीज दर्शाता है नीरज, अगर इसका मैं पॉजिटिव पहलू बताऊं आपको, डेमोक्रेट्स अगर रहते हैं ना तो वो पीछे से काम करते हैं। डेमोक्रेट्स को अगर ये करना होता तो पीछे से मैसेज भी चला जाता और काम भी हो जाता। अगर आप देखें कोविड में उन्होंने फेसबुक, ट्विटर, गूगल, हर सर्च इंजन पे क्या आएगा वो उनके कंट्रोल में था। एंटी वैक्सीन का जो भी प्रोपेगेंडा था उन्होंने सब हटा दिया, आते ही हट जाता था। दे यूज्ड टू कंट्रोल फ्रॉम बिहाइंड। वो कंपनीज ने अब आके बताया कि हमें डायरेक्ट व्हाइट हाउस से एक्सेस आते थे और वो जो लिंक कहते थे हम डिसेबल करते थे। दैट इज वर्स। मैं इसको बेटर मानूंगा कंपेयर टू दैट, एंड दैट इज व्हाई बाइडेन के 4 साल में जो नुकसान हुआ वो उसको हद तक ले गए, एंड दैट इज वेयर द एंटायर सिलिकॉन वैली डिसाइडेड कि हम इस सेटअप में काम, क्योंकि ये अमेरिकन स्टाइल नहीं है। हल्का फुल्का आप जुडिशरी कंट्रोल करते हैं कहीं पर तो आप कर सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली इस कंट्री में गवर्नमेंट डजंट कंट्रोल बिजनेसेस एट ऑल। आपने देखा ना, ओपन कंपनीज आती हैं, प्रेसिडेंट्स को बोल देती हैं, कुछ कोर्ट्स के बारे में बोल देती हैं। दिस इज अ वेरी ओपन कंट्री। तो यहाँ वो जो बाइडेन साहब ने जो किया ना, पीछे से एक टीम बना करके कंट्रोलिंग एवरीबडी बिहाइंड द सीन्स, उससे बेटर है अब ये एटलीस्ट जब ओपन लिख रहे हैं तो ये सबको क्लियर है कि
he doesn't have a direct line to chair power. Like वो पीछे से उनको पर्ची भेज के नहीं कह सकते हैं कि रेट काटो, and which is a good way, right? अब इसका दूसरा काउंटर पार्ट आप इंडिया में देख लीजिए. अब जो भी आरबीआई चेयर बन रहे हैं वो बेसिकली ब्यूरोक्रेसी से आ रहे हैं, which means they're a part of the system, right? तो अब वो लोग कहते हैं वो इंडिपेंडेंट है. आई डोंट नो, मैं उससे बेहतर मैं ये सिस्टम मानता हूँ, वेयर प्रेसिडेंट कैन गेट फ्रस्ट्रेटेड कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, ही इज वेंटिंग आउट, वर्सेस वेयर आई डोंट थिंक इंडिया में ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं आरबीआई के थ्रू जो कि गवर्नमेंट को मंजूर नहीं होते. मुझे नहीं लगता ऐसा होता है. तब राजन साहब को जाना ही पड़ा ना. देखिए, तो you know, so I would rather prefer an open conversation versus a backdoor. Although he can be much more decent rather than calling somebody a loser guy, you know, वो ऐसा ठीक नहीं है. वो किसी को भी बोलना, और आप ही ने तो बनाया था उनको. करेक्ट. नहीं तो ये तो अच्छा है, चलो ओपन हो रहा है. तो दोनों लेंस है, मैंने बताया, मतलब दोनों नजरिए. बट एट द सेम टाइम पॉइंट ये कि वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और ऑफ रैम्प ढूंढ रहे हैं और उनको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा. फेडरल रिजर्व बच नहीं करेगा, उनको एक्शन लेना पड़ेगा, एंड ही विल हैव टू जस्ट यू नो आज नहीं तो कल क्लीन अप करना पड़ेगा. तो ये तो हो गई यूएस की बात, जहां पे क्या हो रहा है और क्या हो सकता है. ये अनुराग ने बहुत क्लैरिटी से बताया कि यू टर्न हाईली लाइकली है, क्योंकि ये चल नहीं पाएगा. जो उन्होंने किया वो खुद अपने ट्रैप में फंस गए. अब आते हैं इंडिया की तरफ. भाई, हम लोगों ने तो बहुत पहले जज कर लिया था कि यू टर्न जैसा कुछ हो सकता है, और आप देखिए हमारे यहाँ मार्केट धुआंधार एक हफ्ते से तो बिल्कुल तूफान मचाया. तो क्या व्यू बन रहा है आपका यहाँ पे? तो इंडियन मार्केट का व्यू, एक बड़ा अच्छा कमेंट सुन रहा था इसमें, आई थिंक हु सेड दिस, बट ये जनरल ऑब्जर्वेशन है हमारे मार्केट का. एक तो ओवर टाइम अगर हम, जब एफआई का डिपेंडेंस ज्यादा होता था 24, क्योंकि देखिए आप 2012, 13, 14 तक भी चले जाइए, एफआई इसका 22-23% होल्डिंग था. प्रोमोटर होल्डिंग करीब 50-55 तक जाता था. तो बेसिकली जो फ्री फ्लोट है उसका मेजरली 50-60% एफआईज वर दी ओनर्स, राइट. तो वो जब बेचे तो यू नो मंदी, वो बेचे तो वो खरीदे तो तेजी. बेसिकली दे यूज्ड टू गवर्न इट. टुडे दे डोंट हैव दैट स्ट्रॉन्ग कार्ड्स. ठीक है. तो उससे क्या हुआ है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी, इसको बोलते हैं बीटा, कि वो लो बीटा मार्केट हो गया इंडिया. तो इंडिया इज लो बीटा, मतलब वॉलेटिलिटी कम है उसमें विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल मार्केट्स. अब एफआईज अगर डाउ में कुछ मूवमेंट होता है, एसएनपी में होता है, या कोई यूरोपियन जापानीज मार्केट में कुछ होता है, एपेक में होता है, उससे इंडियन मार्केट उतना इम्पैक्ट नहीं होता नीरज जी, क्योंकि अब आपका जो रिटेल तकरीबन आपका 16 से 17% होल्ड करता है, और उसके अलावा आपकी it is your promoters hold less and your mutual funds and retail hold much larger. So sorry, FI 15-16 है, retail करीब मिला के 25 होता है. Let me just check the numbers whether there is an overlap here. Yeah. So FI 16. हाँ, तो FI 15-16 है, बट बाकी जो सेटअप है उसमें प्रोमोटर 40 है, एक और 10% प्रोमोटर गवर्नमेंट है, तो वो 50 है, राइट. तो बाकी बचा कितना आपका 34, राइट. उसका 24 जो है तकरीबन म्यूचुअल फंड्स एंड एचएनआई प्लस रिटेल, वो मिला के 24-25% है. सो टुडे दे डिसाइड द मार्केट, राइट. करेक्ट. सो वो वॉलेटिलिटी अनलेस एफआई बहुत ज्यादा बेचे वो है नहीं. और इन अ वे, और पिछले कुछ सालों का जो वो एक वो आता है, एक आपका जो ट्रेंड बन गया है, वो ये है कि अल्टीमेटली आपका जो सेलिंग है वो एफआईआईज के थ्रू आ रही है, बाकी सब लार्जली बायर है. अल्टीमेटली देयर वेरी फ्यू वेयर इंडियंस टेक अ नेगेटिव व्यू ऑफ इंडियन मार्केट एंड सेइंग और अब तो कुछ नहीं हो सकता. वो पिछले काफी सालों से नहीं हो रहा है. इनफैक्ट 8-9 इयर्स जब से इंडियन मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न दिया ही नहीं है. करेक्ट. तो और वो इसका रिजल्ट है क्योंकि काउंटर फोर्स नहीं है मार्केट में, राइट. अगर आप ही हैं और प्रोमोटर ही है और गवर्नमेंट ही है और रिटेल इन्वेस्टर ही खरीद रहा है, तो ये 15% एफआई कितना डिसाइड करेगा आपकी होल्डिंग, राइट. और वो 15 भी काफी हद तक
वो स्टेबल है, वो ग्रेजुअली कम आएगी, ऐसा तो है नहीं कि वो एक साथ में बेच दें. सो दैट इज वन बिग प्ले इन इंडियन मार्केट, राइट. इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम पहले मार्केट जहां पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती थी, राइट, जिसकी वजह से वो एसआईपी ट्रेंड भी चला कि आप देखिए वो नीचे गिरता है तब भी खरीदिए, बिकॉज देन हिस्टोरिकल ट्रेंड में वो बहुत अच्छा दिखता है. तो दैट इज द रीजन नीरज जी. अब इसमें डोमेस्टिक मनी के साथ एक और चैलेंज है कि वो कैपिटल कॉन्स्ट्रेंट है, कि वो कैपिटल बाहर नहीं जा सकती है कंट्री से फ्रीली. तो इस वजह से इंस्टीट्यूशंस के थ्रू तो जा ही नहीं सकती है. इंस्टीट्यूशंस तो ऑलरेडी वो कैप्ड आउट करके बैठे, 7-8 बिलियन का जो लिमिट है वो तो बहुत छोटा लिमिट था. तो टुडे दे यू कैन नॉट हैव मनी इन म्यूचुअल फंड जो कि नैस्डैक और S&P या कहीं चाइनीज मार्केट में इन्वेस्ट नहीं हो सकता है. इंडिविजुअली आप करेंगे, आई एम श्योर उसमें, मैंने तो ट्राई नहीं किया है, कोई अगर इंडिया का उससे करे, आई एम श्योर उसमें अपनी लिमिटेशंस होंगी, वो भी इतना आसान नहीं होगा उस पे करना, राइट. तो दैट decides that ultimately market will, it starts to resemble what the domestic view is. Domestic view is कि demographic is good, working population बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं मार्केट में, तो आपको volatility बहुत कम मिलेगी. सो अभी अनुराग ये हो रहा है कि लार्ज कैप पे तो बहुत तेजी, खास तौर पे बैंक एंड फाइनेंशियल्स में, जिसका जिक्र आप पहले करते रहे हैं, बहुत जबरदस्त तेजी है. टॉप 4-5 बैंक्स में तो बहुत बड़ी तेजी हो गई है. तो आईटी हालांकि बहुत बुरी तरह से पिट रहा है, अभी भी रिजल्ट्स भी नहीं अच्छा आ रहे हैं यूएस की वजह से. तो लार्ज कैप के अलावा क्या, जैसे जनरली हम लोग देखते हैं कि लार्ज कैप की रैली के बाद मिड कैप फॉलो करते हैं, क्या मिड कैप में भी स्मॉल कैप में भी इस ट्रेंड को फॉलो किया जाएगा, बाइंग आएगी वहां पे, या अभी सिर्फ लार्ज कैप की रैली चलेगी? हाँ, ओके. बाय द वे मैंने वो नंबर निकाल लिया है, तो जो आपका ओनरशिप का है, तो उसमें करीब आपका प्रमोटर्स तो अभी 40 हैं, 12 गवर्नमेंट लगा लीजिए तो 52 हो गया. म्यूचुअल फंड्स अबाउट 9% है अभी, 5-6 महीने पुराना डेटा है. इंश्योरेंस 6% है, इंडिविजुअल्स 10% है. सो ये 10, 9, 19 एंड 625, so ये 25%. हाँ, उसके अलावा अदर्स 6% ये एनपीएस, ईपीएफओ, प्राइवेट ट्रस्ट. तो कुल मिला के ये आपका ब्रेकअप है, राइट. तो अगेन 15% के अलावा कोई बेचने वाला नहीं है. यू कैन कीप बाइंग, बट इट बिकम्स अ वेरी लोकल मार्केट, राइट. नाउ यूर जस्ट टू पुट द नंबर्स राइट इन कॉन्टेक्स्ट, ओके. देखिए नीरज, इसमें जो लार्ज और स्मॉल कैप है ना, उसमें मैं आपको एक, देखिए मेरा जो, अब हम पिछले डिस्कशन में किया था, बड़ा जो डेटा लोगों को चर्चा में नहीं आता है वही डेटा बताने में फायदा है, राइट. तो बाकी तो सब बता ही रहे हैं, राइट. जैसे मैं कभी कोई लिख रहा था तो किसी ने लिखा कि अरे आप कुछ पॉजिटिव है आपके पास कहने के लिए. तो और मैं कोई नेगेटिव लिखता भी नहीं. कोई एक आधा कभी कोई स्टॉक आ गया तो मैं इसमें लिखता हूँ लर्निंग की, यार देखो लर्निंग इस स्टॉक में क्लियर थी, आप ऐसे ना कीजिए. मैं ओवरऑल तो मैंने मार्केट में कहा ही है कि आपका पॉजिटिव 10% रिटर्न बन जाएगा निफ्टी से, राइट. बट द पॉइंट इज, पॉजिटिव सुनना है तो आप टीवी खोल के बैठ जाइए, सुबह से शाम तक पॉजिटिव ही चल रहा है सब, ठीक है. बट द पॉइंट इज वी शुड बी फैक्चुअल, राइट. पॉजिटिव नेगेटिव बाद में समय डिसाइड करेगा ना, राइट. तो निफ्टी 50 94 से अब तक उसका रिटर्न, निफ्टी 5 साल की रैली के बाद भी आज 24,000 पर है, उसका रिटर्न बनता है 11.25%. 11.25%, हाँ, 40 साल हो गए करीब. हाँ, निफ्टी देखिएगा, क्योंकि वो नहीं देखिए, बीएससी मत देखिए. और मैं बताता हूँ बीएससी में, मैं बताऊंगा बीएससी में क्या करा. हर कोई बीएससी कोट करना चाहता है, बीएससी गलत है, क्योंकि बीएससी 1985 में आया था, लेकिन उसको बैकडेट किया गया था. 1985 में लॉन्च किया था एट द रेट ऑफ 700, अज्यूमिंग बैकडेट इन 1979 एट 100. अभी आप बैकडेट में तो जाके नहीं खरीद सकते ना 7 साल में. तो जिस दिन वो लॉन्च हुआ था उसी दिन उसका 7x तो उसी दिन था. और उसके बाद उसको अगले कुछ 4-5 साल लगे थे, वो 700 और 1000 के बीच में ही घूम रहा था. फिर 91 में जाके बुल रन आया जब वो 3000 पहुंचा. आप 94 से देखेंगे सेंसेक्स का भी वही हाल नहीं मिलेगा आपको. इट इज जस्ट दैट वो 79 से 100 के बेस में जो बीच में आपका निकल गया, उसको लेके सेंसेक्स में बोलते हैं देखिए वो 16-17% का क्या करे, वो सब एक इट्स नॉट अ राइट पिक्चर, राइट. अल्टीमेटली 94 से देखिए सेंसेक्स का भी वही हाल है. अच्छा, ये निफ्टी 50 का हुआ, इसमें टोटल डिविडेंड वगैरह एडजस्ट करके निकालिए तो 13% बनता है. ये 13% निफ्टी 50 की बात कर.
इंडेक्स एक जमाने में स्पेशली 2000s में बहुत ही अलग था, और रियलिटी थी कि उसके अलावा बहुत सारी ग्रोइंग कंपनीज थी जो इंडेक्स में नहीं थी, तो बहुत लोगों ने इंडेक्स को बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म किया। तो लेट अस लुक एट निफ्टी 500, वो राइट मेजर है। निफ्टी 500 में सब कुछ था। निफ्टी 500 अगर 94 से लें तो वो आज इंडेक्स भी 23,000 पर है। मतलब क्या हुआ, उसका रिटर्न निफ्टी से कम ही है, और वो जायज है क्योंकि छोटी तमाम रिस्की कंपनीज भी हैं। ओके, तो सो मोटे तौर पे ये नीरज जी, हमारी रिकॉर्डिंग चली गई है। अरे 40, नीरज जी 40 मिनट का ही था क्या हमारा? वेरी क्विकली इसको कंप्लीट करते हैं, बस हो गया। हाँ, 40 मिनट का ही था क्या हमारा? और बीच में फिर एडिट करना पड़ेगा आपको, ठीक है? वो मैं करा तो दूंगा। हाँ, तो कुल मिला के कहानी उसमें ये, उसका रिटर्न आता है 1% कम। अब आप उसको कैसे भी बांट लीजिए, अल्टीमेटली जो रिटर्न है वो निफ्टी 50 में है, निफ्टी 500 में नहीं है उतना। आप अलग से स्टॉक ढूंढ लीजिए तो आ जाएगा, लेकिन निफ्टी 50 में ही रिटर्न आएगा। और तकरीबन रिटर्न इंडियन मार्केट का, नीरज जी, अब 10% से ऊपर आना थोड़ा मुश्किल है ऑन अ डिकेडल बेसिस, राइट? जो लोग 2020 में, 21 में, 22 में घुसे हैं, पूरी डिकेड का रिटर्न निकालेंगे तो 10% आएगा। निफ्टी 500 मिड और स्मॉल में जाएंगे, शायद उससे नीचे ही रहेगा, उससे ऊपर नहीं रहेगा। पहली बात, हिस्ट्री वही सजेस्ट करती है। अगर नहीं आपको लग रहा लॉजिक, तो 2019 तक के रिटर्न देख लीजिए 94 से। आई डोंट थिंक एनीथिंग हैज चेंज्ड सिंस देन, राइट? तो ये है कि माय एडवाइस इज दैट दिस इज हाउ आई बिलीव। मे बी हो सकता है चेंजेस हो रहे हो, मुझे नहीं पता हो, राइट? बट ये मेरा मैक्रो व्यू भी है ऊपर से, बिकॉज माय व्यू इज मोर टॉप डाउन, बीइंग समबडी हु इज बेस्ड आउट ऑफ इंडिया, राइट? इंडिया में बॉटम अप व्यू है। हो सकता है आपको स्टॉक्स अच्छे मिल जाए, लेकिन मार्केट लेवल पे वो रिटर्न नहीं आएगा। दूसरा प्रॉब्लम उसमें ये है कि इन्फ्लेशन, आप जब रिटर्न देखते हैं, ये 14, 13%, 12%, एफडी भी 15% रिटर्न देती थी 97 में। 15% वाज फिक्स्ड डिपॉजिट का रिटर्न। तो वहां से अगर आप एसआईपी निकालने बैठेंगे तो कोई उससे, यू हैव टू कीप इन माइंड कि इन्फ्लेशन भी 2007, 8, 9 तक भी 10, 11, 12% का इन्फ्लेशन था। तो ऐसे में निफ्टी का 14, 13% बहुत ज्यादा नहीं है। टुडे इन्फ्लेशन इज वेरी कंट्रोल्ड। तभी मैं जब कहता हूँ 10% है, 10% बहुत अच्छा रिटर्न है, बिकॉज इन्फ्लेशन में 4% है, वर्सेस सेइंग के 15% का रिटर्न है लेकिन इन्फ्लेशन 11% है। ये सेकेंड पॉइंट है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, नीरज जी, आज इंडियन मार्केट में कुछ स्ट्रॉन्ग हैंड्स बैठे हैं जो हमेशा बेचने को बैठे हैं। वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स कौन है? वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं कि आज इंडिया में कंपनीज में प्राइवेट इक्विटी पहले आके स्टेक लेता है अनलिस्टेड लेवल पे, और फिर वो उसको, कंपनी को बड़ा करके, और फिर उसको फुली प्राइज इन करके, और अगले 5 साल का बहुत रोजी प्रोजेक्शन लेके उसको लिस्ट करते हैं। उस लिस्ट प्राइस को आप खरीदेंगे, अगले 10-20 साल में वो रिटर्न नहीं निकलेगा, वो रिटर्न निकलेगा 2, 3, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, विच इज बेसिक कैगर 7-8%, वर्सेस जो 100x मिलता था, बिकॉज उस 100x का 10x तो वो प्रोमोटर ले चुका है ऑलरेडी, प्राइवेट इक्विटी। इसका बेहतरीन एग्जांपल मैंने एसबीआई कार्ड्स में दिया। जब वो मैंने 2000 में वो निकाला, तो मैंने बताया कार्लाइल ने जब आपका स्टेक 18 महीने पहले स्टेक खरीदा, उसने वो 3 बिलियन के 18 बिलियन बना गया उसमें, अपने वो उसका क्या नंबर था मुझे ध्यान नहीं आ रहा। दे मेड 9 टाइम्स, सॉरी नंबर गलत है, 9x, वो मेरे थ्रेड पर है, 9 टाइम्स इन 18 मंथ्स। तो वो जो कंपनी थी, जो आपने खरीदा वो 2020 में आईपीओ 780, 90, 800 रुपए में, वो उसमें 9 गुना पैसे कार्लाइल बना चुका है, और उसके बाद उसने बेच भी दिया अपना स्टेक धीरे धीरे, राइट? अब आप सोचेंगे कि ये इससे मुझे 100x दे देगा, वो कभी नहीं देगा। वो देगा 100x, लेकिन 100x का 10x प्राइवेट लिस्टिंग से पहले निकल चुका है। आपके पास वही बचेगा 5x। वो कहने को उसने दिया 50x रिटर्न पुराने लेवल से, राइट? लेकिन आपके हाथ में नहीं आया वो। दिस इज द बिगेस्ट थ्रेट नाउ, कि आज इजी बेट्स मार्केट में नहीं है और मिलेंगी भी नहीं। इट इज वेरी हार्ड, बिकॉज अगर किसी चीज में इतना ही दम है तो वो प्राइवेट इक्विटी आके स्टेक उसमें ले लेगा। उनके पास ड्यू डिलिजेंस भी है, वो धंधा भी समझते हैं, और अगर उनको बार्गेन दिखेगा तो वो आके स्टेक,
पैसे की कमी नहीं है आज मार्केट में, तो पैसे के लिए एग्जिट की कमी है, वो टाइम करते हैं लिस्टिंग में। लेकिन पहले कंपनीज पैसे लेने के लिए मार्केट आती थी, आज पैसे लेने के लिए मार्केट आने की जरूरत नहीं है आपको प्राइवेट मार्केट में। दिस इज अ बिगर चेंज, इंडिया में ही नहीं हो रहा है, ये यूएस में भी हो रहा है। तो लिस्टेड मार्केट के रिटर्न्स डिफिकल्ट होंगे बिकॉज, और आप अपने पुराने 10 साल के सारे आईपीओ देख लीजिए, उठा करके आप निकाल लीजिए क्या किसने, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, एसबीआई कार्ड उसके बाद 2021 में जोमेटो, पेटीएम, नायका, ये सब आप कहीं निकाल के दिखा दीजिए मुझे कोई एक, आप धुरंधर ढूंढ भी लेंगे, आपने अगर एक ढूंढ भी लिया तो वो 2030 तक रुक जाइए, वो भी बैलेंस हो जाएगा, राइट। तो जितने घोड़े चले थे वहां से दौड़ने, वो उसमें से 90 तो शुरू में गिर पड़ते हैं और फिर वो 10 बचते हैं, वो बाद में गिरेंगे। बट रियलिटी इज दैट मार्केट में रिटर्न निकल चुका होता है। तो यू हैव टू प्ले साइकिल्स इन द मार्केट्स। आज रिटर्न मार्केट में अगर आप काम करते हैं तो डालिए, 10% लीजिए, निफ्टी में 10% आएगा। डोंट प्लान 20% बिकॉज वो फ्यूचर फिर आपको हिट करेगा। सेकेंड, डोंट ट्राई एंड मूव टू मिड एंड स्मॉल कैप बिकॉज दैट्स लाइक मूविंग टू गोल्ड, जैसे अब लोग गोल्ड में घुस रहे हैं, एग्जैक्टली द रॉन्ग टाइम, राइट। तो द पॉइंट इज, जब वो 20 साल से 10 साल से कोई फ्लैट रिटर्न दे रहा था, तब किसी को नहीं घुसना था। अब आगे 10 साल फ्लैट रिटर्न आ जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे? तो रिटर्न्स विल गेट डिफिकल्ट, विच इज फाइन, राइट, क्योंकि मार्केट्स मैच्योर हो गए हैं, मैच्योर मार्केट्स में रिटर्न्स डिफिकल्ट होते हैं। ऑल आई एम सेइंग इज, और वो यूएस मार्केट में भी डिफिकल्ट है, इट्स नॉट इजी, राइट। सो जस्ट कीप योर आइज ओपन, कीप द एक्सपेक्टेशन स्ट्रेट। बाकी लार्ज कैप में लगाइए, इंडिया स्टोरी बहुत अच्छी चल रही है, तो 10% की स्टोरी है वो, 20% की स्टोरी नहीं है। दिस इज माई लिमिटेड डिफरेंस, राइट, विद द पीपल। नहीं, ये फैक्ट भी है, डेटा बैक्ड है ये, कि अगर आप अपने उम्मीदों को थोड़ा कम रखते हैं, लार्ज कैप में पैसे लगाते हैं, 10% बन जाएगा, दिस इज नॉट बैड। क्योंकि अगर आप एफडी में 7% ले रहे हैं, उसमें टैक्स भी भर रहे हैं और इन्फ्लेशन पे एडजस्ट कर रहे हैं, तो आपका तो 3% ही रिटर्न बनेगा एक्चुअली। तो आपको इससे अच्छा मार्केट में 7% बन जाएगा, which is a good return if you look at any other market in the world except US. It is a very good return except US, right? अब US का भी कितना चलता है वो देखेंगे, लेकिन except US because सारा इनोवेशन हो रहा था, तो थोड़ा डेल्टा ज्यादा बन गया यहाँ पर, but otherwise I think इतना ही बनता है। ओके, तो ये है इंडिया मार्केट की कहानी, और यूएस की आपने पूरी कहानी समझी कि ट्रम्प साहब ने प्रयास किया लेकिन वो गलत पड़ गया। अब उनको उससे यू टर्न लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप पूरे ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते, और अब तो वहां पे अलग अलग तरीके की समस्याएं भी आ रही हैं। एक बहुत छोटा सा कमेंट अभी आपने गोल्ड पे हल्का सा तो किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ बहुत ही लिमिटेड कमेंट आपका गोल्ड पे मुझे चाहिए, कि अभी भी आपके यहाँ के ही सारे ब्रोकरेजेस 3500, 3700, और एक तो मैं पढ़ रहा था, नाम याद नहीं आ रहा, तो उसने तो 5000 से ऊपर का भाव दे दिया, $5000 पर आउंस। तो ये जो गोल्ड में रैली चल रही, रोज $100 चल रहा है, ये आपको लगता है कि, हालांकि इसका चार्ट देखिए 90 डिग्री का चार्ट बन रहा है, मतलब विच इज सरप्राइजिंग। मेरी उम्मीद थी कि इतना भागेगा नहीं, लेकिन अब भाग ही गया है, तो क्या किया जाए। तो गोल्ड में क्या आपका कॉल है कि अगर किसी ने पैसा लगाया हुआ बेच के निकल जाए? मतलब अगर इन्वेस्टिंग के हिसाब से डाला है तो ये रिटर्न बहुत अच्छा माना जाएगा, बट गोल्ड का एलोकेशन हम ऐसे कहते हैं कि कोई पोर्टफोलियो का 10% रखे। मैं नहीं रखता हूँ, बिकॉज मेरा मानना जनरली ये है कि गोल्ड का अल्टीमेट डिपॉजिशन इंडिया और चाइना में ही हो रहा है। अब एक कोई एसेट क्लास अगर सिर्फ इंडिया चाइना में ही सब लोग लेके बैठे रहेंगे, तो अल्टीमेटली उसकी वैल्यू आप वो इट विल ड्रॉप इवेंचुअली, राइट, बिकॉज जो डेवलप्ड वर्ल्ड के पास जो एसेट नहीं है उसका वैल्यूएशन कैसे बनेगा? तो लोकल मार्केट में बनेगा, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में उसका वैल्यूएशन तकरीबन नहीं बनेगा। सेकंड, गोल्ड इज अ रिस्क ऑफ ट्रेड। अब लोग इक्विटी से भाग रहे थे तो वो गोल्ड बढ़ रहा है ऊपर, लेकिन अगर आप सोचेंगे यहां से भी गोल्ड 5000 जाएगा, मतलब फिर तो इक्विटी का अंत हो जाएगा दुनिया में। अब या तो वो मैं 90% देख लूं, या ये 10% की। सो गोल्ड वाज अ सेफ्टी ट्रेड, राइट, कि ये एवरेज बुला के 7-8 मुझे दे देगा, मैं पड़ा रहेगा इसमें। बट इट इज नॉट अ वेल्थ क्रिएटर कि आप सोचें इसी से वेल्थ बन जाएगी, राइट, दैट इज नॉट द डिजाइन गोल्ड का। देखिए, अगर 90 डेज के अंदर, मतलब अगले 10-5 दिन में 15 मई तक यूटर्न ले लेते हैं आप लोग, तब तो गोल्ड की रैली रुकेगी। लेकिन अगर आपने सोचा नहीं मैं 3 जून तक डिसाइड करूंगा कि यूटर्न लेना कि नहीं लेना, तो फिर आप मान लीजिए गोल्ड 5000 तो जाएगा। फिर तो $100 एक दिन में चलता है।
फिर तो हमें कपड़े देखने पड़ जाएंगे हमारे, नीरज जी, फिर तो यहाँ बैंड बज जाएगी। आप क्या कर रहे हैं? तो आप लोगों ने सोचना है आपके जैसे किया। बिना कोट के इंटरव्यू दूंगा अगली बार आपको। The लेकिन market बाकी में गोल्ड it has been so bad, नीरज जी, आपको दिख नहीं रहा इंडेक्स में, it has been very bad in US market. ऐसे ही कोई रैली नहीं चल रही थी 7-8 स्टॉक्स को छोड़ के, बट इट हैज बीन वेरी वेरी ब्रूटल करेक्शन, वेरी ब्रूटल, राइट? तो क्या राइट, तो अब ऐसा है कि अब मैं देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि अब मेरे स्टॉक्स ने गिरना बंद कर दिया है, क्योंकि एक दुख के बाद भी ना वो अब बोलते हैं यार कितना दुख आएगा, तो वो मेरे तो वैल्यू स्टॉक्स ज्यादा रहते हैं, तो वो अब गिरते नहीं है, वो कि यार अब नहीं गिर सकते, क्योंकि वो इतने सस्ते हो चुके हैं कि नाउ दे हैव टू गो अप। तो अब और दुख मत करिए, चलने दीजिए, दवा बन गई है। दर्द दवा बन गया है। ये कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है अभी। तो हो गया, काफी समय हो गया अनुराग जी, बहुत मजा आया डिस्कशन करके, और लोगों ने बहुत अच्छे से समझा कि ट्रेड वॉर अंत में, और आप एक हेडलाइन दे रहे हैं जो कि इसकी हेडलाइन होगी इस शो की ट्रेड टैरिफ वॉर में यू टर्न बहुत जल्द होगा, क्योंकि चॉइस नहीं हुआ। तो ये सब हम लोग देखेंगे, और इंडिया मार्केट तो बढ़िया चल ही रहा है, लार्ज कैप में पैसे लगाइए, बनाइए। तो देखते हैं अभी, चूंकि सिचुएशन फ्लूइड है, 10-15 दिन और देखते हैं, फिर हम लोग इस पर दोबारा देखें क्या भी होता है। अगर उन्होंने टैरिफ वापस ले लिया तो फिर एक बहुत बढ़िया डिस्कशन हम लोग करेंगे, और आपका अनुमान एकदम। अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और ये सारी चीजें हमारे दर्शकों को डिस्कस करके बताने के लिए। थैंक यू सो मच। एंड मेरे लिए क्या गुड नाइट है, आपके लिए गुड डे। हाँ, अभी तो शुरू हुआ है दिन, बट क्या। ओके सर, थैंक यू सो मच। जी, नमस्कार।